सब लोग एक एक करके उत्कर्ष को हल्दी लगा रहे थे और औरतें मंगल गीत गा रही थी। खनक, दीपाली, दिव्यांका और परिधि सब मिलकर जमकर एंजॉय कर रहे थे। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ धीरे धीरे बेहतर होता जा रहा हो। हालांकि अनिरुद्ध ने उन्हें वापस भेजने की पूरी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन दादी सा के कहने पर वो फिलहाल रुक गई थी। वैसे भी ये सब सिर्फ उत्कर्ष की शादी तक ही था। उसके बाद अनिरुद्ध उन्हें और झेलने के मूड में नहीं था और अब तो बुआ दादी को भी समझ आ चुका था कि कोई भी उनकी बात सुनने और मानने वाला नहीं है। चिराग ने ढेर सारी हल्दी अपने हाथों में ली और उत्कर्ष के मुंह पर भर भर के हल्दी मलते हुए बोला, आज तो तुम्हें घिस घिस के हल्दी लगाऊंगा ताकि तुम अपनी शादी में अंबिका से भी ज्यादा चमको। उसकी बात पर सब लोग हंस पड़े। हल्दी की रस्म के बाद कुछ छोटी मोटी रस्में हुई और शाम होते होते सब लोग अपने अपने कमरे में आराम करने जा चुके थे। रस्में तो इधर अंबिका के घर पर भी शुरू थी और अंबिका ये सब कुछ अपनी यादों में संजोने में लगी हुई थी। अनिरुद्ध जब कमरे में आया तो उसे खनक परेशान सी नजर आई। उसने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ रानी साहब, आप ठीक नहीं है क्या? खनक ने उसे रुआंसी सी शक्ल बनाकर देखा। अनिरुद्ध बेचैन हो गया था। उसकी शक्ल देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी रो देगी। उसने जल्दी से उसके पास जाते हुए उसके चेहरे को थाम कर कहा, क्या हुआ, आप ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? आप हमें बताइए, कोई प्रॉब्लम है? कहीं तकलीफ है? कुछ दर्द कर रहा है? वो बेचैनी से एक के बाद एक सवाल किए जा रहा था। खनक उसे इस तरह परेशान देखकर कुछ शांत हो गई थी और फिर वो उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, राणा साहब, इस तरह से रिएक्ट मत कीजिए, हमें रोना आ जाएगा। अनिरुद्ध ने गहरी सांस भरते हुए कहा, तो फिर बताइए हमें क्या हुआ है, हम घबरा गए थे, कुछ हुआ है क्या? खनक ने उसे देखते हुए कहा, हमारे पैर देखिए कितने सूज गए हैं, दर्द भी हो रहा है। उसने बड़ी मासूमियत से कहा। अनिरुद्ध ने उसके पैरों की तरफ देखा और गहरी सांस भरते हुए बोला, इसलिए हम कह रहे थे ना, थोड़ा आराम कीजिए, बैठी रहिए, ज्यादा भाग दौड़ मत कीजिए, लेकिन आप हमारी सुनती कहाँ हैं? हमने आपको डांटने के लिए तो नहीं कहा, खनक ने मुंह बनाते हुए कहा। अनिरुद्ध ने उठकर बाहर जाते हुए कहा, इंतजार कीजिए हमारा, आते हैं हम अभी। ये कहकर वो कमरे से जा चुका था। खनक खुद ही अपने पैरों को अपने हाथों से सहलाने लगी थी। उसने अपना एक हाथ अपने पेट पर रखा और खुद से बोली, क्या बेबी, इतना परेशान भी नहीं करते। इस वक्त कोई उसे देखता तो लगता ही नहीं कि वो खुद एक बच्चे की माँ बनने वाली है। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद ही बच्ची हो। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध कमरे में आया। उसके हाथ में एक कटोरी थी जिसमें सरसों का हल्का गर्म तेल था। वो खनक के पास आकर बैठा और उसके पैरों को पकड़कर अपनी गोद में रख लिया। खनक उसे देख रही थी। अनिरुद्ध उसके पैरों की मालिश करने लगा और खनक की नजरें बड़े प्यार से अपने पति को निहार रही थी। किसने सोचा था कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता था? वो आदमी जिसे दुनिया एरोगेंट, खड़ूस और पता नहीं क्या क्या समझ लेती थी, वो आदमी अपनी पत्नी के पैर दबा रहा था, उसकी मालिश कर रहा था। अगर इस वक्त कोई उसे देखता तो यकीन ही नहीं कर पाता कि ये वही अनिरुद्ध है जिससे सब डरते थे। लेकिन वो ऐसा सिर्फ अपनी पत्नी और अपने परिवार के लिए था। अगर कोई उसके परिवार और उसकी पत्नी को चोट पहुंचाने की कोशिश भी करता तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। वक्त बीत रहा था। एक एक कर शादी की सारी रस्में होती जा रही थी, जिसमें सब हंसी खुशी भाग भी ले रहे थे। दादी सा अपने परिवार को देख रही थी, जो हंसता मुस्कुराता कितना प्यारा लग रहा था। दादी सा ने मन ही मन खुद से कहा, बस हमारे बच्चों की खुशियों को अब किसी की नजर ना लगे और सब हंसी खुशी इसी तरह साथ में रहे। मेहंदी की रस्म के बाद शाम को संगीत हुआ, जिसमें अगम और सुहाना ने 4 चांद लगाए। सुहाना और अगम ने मिलकर एक कपल डांस की परफॉर्मेंस दी और सबने उन दोनों के परफॉर्मेंस को खूब एंजॉय किया। दिव्यांका के होठों पर भी एक मुस्कान थी। हाँ, सुहाना से उसे कभी कभी चिढ़ इस बात पर होती थी कि अगम उसके पीछे लट्टू होकर घूमता था। उसके आगे उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता था, लेकिन वो भी जानती थी कि सुहाना बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। बचपना दोनों में ही था और दोनों ही मन के चंचल भी थे और बस इसलिए दोनों कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे और कुछ गलत ना कर बैठे। यही सोचकर दिव्यांका थोड़ी चिढ़ जाती और उसे इसी बात की टेंशन रहती थी। संगीत में सबने खूब धमाल मचाया और उसके बाद अगले दिन बारी थी शादी की रस्मों की। अभिमान, अनिरुद्ध और संभव उत्कर्ष के कमरे में उसे तैयार होने में हेल्प कर रहे थे। अभिमान ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, घोड़ी पर चढ़ने के साथ साथ सूली चढ़ने के लिए भी तैयार हो जाओ। उत्कर्ष ने उसे अजीब तरह से देखा कि तभी संभव ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, इस तरह देखने से कुछ नहीं होगा बेटा। याद रखना, शादी के बाद वही होता है जो पत्नी चाहती है। सोच भी मत लेना कि तुम्हारी एक चलने वाली है। अनिरुद्ध उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। वहीं उत्कर्ष के चेहरे की तो हवाइयां उड़ गई थी। उसने उन दोनों को देखते हुए कहा, आप हमें डरा क्यों रहे हैं? अंबिका तो बहुत प्यारी है, वो भला ऐसा कुछ क्यों करेंगी? संभव ने हंसते हुए कहा, प्यारी तो तुम्हारी छोटी भाभी सा भी है, लेकिन जरा अपने बड़े भाई की हालत पर भी तो गौर फरमा लो। दूसरों के सामने छाती चौड़ी करके चलने वाला अनिरुद्ध राणा अपनी पत्नी के सामने शेर से भीगी बिल्ली बन जाता है। अनिरुद्ध ने जैसे ही उसकी बात सुनी तुरंत बोला, इसमें हम बीच में कहां से आए भाई साहब? हमारी टांग खींचना बंद कीजिए। और वैसे भी वो तो रानी सा की मासूमियत के आगे हम पिघल जाते हैं, वरना तो किसी की हिम्मत नहीं जो अनिरुद्ध राणा को झुका दे। उसकी बात सुनकर संभव ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, ये तो है ही। अभिमान मुस्कुराकर उत्कर्ष को देखते हुए बोला, याद रखना, पत्नी की हाँ में हाँ और ना में ना, यही सुखी जीवन का मंत्र है।
तभी पीछे से परिधि की आवाज आई। आपने कौन सी हमारी हाँ में हाँ मिलाई और कौन सी ना में ना की थी? बताइए हमें। उसकी आवाज सुनते ही अभिमान के तो चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। उन तीनों ने उस तरफ देखा जहां पर उन तीनों की पत्नियां खड़ी थी। तभी दिव्यांका बोली, और जरा आप हमें बताएंगे कौन शेर है और कौन भीगी बिल्ली? संभव ने तुरंत कहा, अरे हम तो बस उत्कर्ष को समझा रहे थे। खनक ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, क्या समझा रहे थे भाई साहब? पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बनना है या फिर उसकी बात माननी है या फिर कुछ और? तीनों की ही सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। उत्कर्ष बेचारा क्या ही कहता, वो तो खुद हैरान परेशान सा खड़ा था। एक तो पहले ही उसके भाइयों ने उसके जहन में शादी को लेकर अलग ही बात डाल दी थी और ऊपर से अब उसकी बहन और दोनों भाभियां उन चारों के सिर पर खड़ी उन्हें ऐसे घूर रही थी मानो अभी तलवार से उनका सिर कलम कर देंगी। दिव्यांका ने खनक को थाल पकड़ाते हुए कहा, रानी साहब शगुन पूरा कीजिए। खनक ने उसे देखते हुए कहा, पर जीजी आप बड़ी है ना? दिव्यांका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ये शगुन कर लिया आपकी शादी में, अब आपकी बारी है। खनक मुस्कुराई और उत्कर्ष के सामने जाकर खड़े होते हुए उसे अपने हाथ से नीचे होने का इशारा किया। उत्कर्ष ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली और खनक ने उसके गले में कंठमाला पहनाते हुए कहा, अपने भाइयों की बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना कि कोई भी संबंध सिर्फ प्रेम से चलता है, कभी एक ज्यादा तो कभी दूसरा कम, और सबसे जरूरी है दोनों बराबर। एक का भी बैलेंस बिगड़ गया तो दूसरा भी डगमगा जाएगा। समझ रहे हैं आप? उत्कर्ष ने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। उसकी बात सुनकर सबके होठों पर एक मुस्कान आ गई थी। दिव्यांका ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी कहो, हमारी देवरानी है बड़ी गुणवान। वैसे बहुत शैतान है लेकिन बड़ी अच्छी बातें करती है। उसने जिस हिसाब से ये कहा था वो सब लोग हंस पड़े। वहीं खनक ने मुंह बना लिया। खैर, इन सारी छोटी मोटी रस्मों के बाद उत्कर्ष बाबू को घोड़ी चढ़ाया गया और नाचते गाते हुए बारात रवाना हुई। खनक तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनिरुद्ध उसे जितना रोकने की कोशिश करता तो खनक उसे घूर कर देखती और फिर से नाचने की कोशिश करती। अनिरुद्ध उसे बार बार मना कर रहा था लेकिन खनक कहाँ मानने वाली थी। परी ने खनक का हाथ पकड़ा और उसे आंखें दिखाते हुए बोली, आपको एक बार भाई का कहा समझ नहीं आ रहा? भाभी साहब ध्यान रखिए थोड़ा। खनक ने मासूमियत से कहा, पर जैसे जैसे ढोल बज रहे हैं हमारे पैर अपने आप नाचने को कर रहे हैं, हम क्या करें? उसने बड़ी मासूमियत से ये बात कही थी। अनिरुद्ध और परिधि दोनों ही पिघल गए। अभिमान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अच्छा चलिए हम हैं आपके साथ, आपको जितना नाचना है नाच लीजिए। बस खनक को यही छूट तो चाहिए थी और जैसे ही उसे ये छूट मिली वो बस दिल खोलकर नाचने में मशगूल हो चुकी थी। उसके बाद तो उसने और दीपाली ने मिलकर जो धूम मचाई है, चिराग और अनिरुद्ध बस मुंह फाड़े उन दोनों को देखते ही रह गए। अनिरुद्ध के चेहरे पर हालांकि कुछ परेशानी नजर आ रही थी। अभिमान ने उसे देखते हुए कहा, इतनी भी लापरवाह नहीं है वो, खासकर तब जब उसे पता है कि वो किस स्टेट में है, इसलिए चिंता मत करो। अनिरुद्ध ने उसे देखकर कहा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो लापरवाह है, हमें बस चिंता इस बात की है कि इतनी भीड़ में अगर गलती से भी किसी से धक्का लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभिमान ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, थोड़ा शांत रहो, इस तरह से आप ना तो अपने भाई की शादी एंजॉय कर पाओगे और ना ही खनक को उसके देवर की शादी एंजॉय करने दोगे। अनिरुद्ध ने अब कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में बारात वेन्यू पर पहुंच चुकी थी। ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर अंबिका के दिल ने भी एक अलग सी तेजी पकड़ ली थी। वो जिससे प्यार करती थी वो शख्स आज उसे अपना बनाने यहाँ आ रहा था, वो भी पूरे समाज के सामने पूरे रीति रिवाज के साथ अपने साथ ले जाने। द्वार पूजा की रस्में होने के बाद उत्कर्ष को मंडप पर बिठाया गया और वर पूजा शुरू हुई। अनिरुद्ध ने अब खनक को एक तरफ बिठा दिया था। दिव्यांका और परी भी उसके पास ही बैठी थी। दिव्यांका ने खनक की तरफ जूस का ग्लास बढ़ाते हुए कहा, चुपचाप से पूरा पीजिए इसे। खनक ने मुंह बनाकर कहा, आप दिन पर दिन हिटलर बनती जा रही हैं। दिव्यांका ने उसे घूर कर देखा, फिर बोली, अभी तो हमने हिटलरगिरी करी ही कहाँ है, अभी तो रुके आप, 6-6.5 महीने और पड़े हैं अभी, और इन 6.5 महीनों में आप देखिए हम कितनी हिटलरगिरी करते हैं। उसकी बात सुनकर खनक ने मुंह बनाते हुए ग्लास उठाया और अपने होठों से लगा लिया। दिव्यांका और परिधि दोनों मुस्कुरा दी। उसके मूड स्विंग्स इन दिनों काफी बढ़ गए थे। घर में हर कोई ये बात समझ रहा था, इसलिए कोई भी उसे परेशान करने की कोशिश नहीं करता था। सब बड़े प्यार से उसका ख्याल रख रहे थे। शायद ऐसा इसलिए भी था कि वो अभी सिर्फ 25 साल की ही तो थी। ऐसे में उससे ज्यादा समझदारी की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। हालांकि ये भी सच था कि खनक कई बार बहुत समझदारी से बातें करती थी और हर स्थिति को अच्छी तरह समझ भी लेती थी, लेकिन फिर भी घर वालों का प्यार उसे कभी बड़ा होने नहीं देता, या फिर ऐसा उसे फील भी नहीं होता कि वो बड़ी हो गई है। 25 साल की उम्र में उससे कोई भी 40 साल की समझदारी वाली बात करता ही नहीं था। इधर वेदी पर उत्कर्ष बड़ी बेसब्री से अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। वर पूजन के बाद जैसे ही पंडित जी ने कन्या को बुलाने के लिए कहा, उत्कर्ष की धड़कनें अचानक तेज हो गई। सब लोग शादी का खूब आनंद ले रहे हैं। क्या ये शादी शांति से पूरी हो पाएगी या बीच में कोई रुकावट आएगी?